फाइनली अब हम लोग किसी सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन। तो फिगर में आप देखेंगे कि एक सॉलिड कोन का फिगर बनाया हुआ है जिसमें कि इसके वर्टेक्स पर हमने ओरिजिन लिया है और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको हमने वाई एक्सिस ले लिया। तो इस केस में भी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम लोग एलिमेंट्री डिस्क लेंगे, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि इसके वर्टेक्स से वाई हाइट पर dy थिकनेस का एक डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट है वर्टेक्स से इस डिस्क का हाइट, इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो डिस्क का जो थिकनेस है वो हो जाएगा dy। अब ये जो डिस्क है इसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं यहाँ पर, जबकि कोन का रेडियस है कैपिटल R और साथ में इस कोन का जो हाइट है ये हाइट है h। तो इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि जो वर्टेक्स है वो है पॉइंट O, ये है पॉइंट A, B और डिस्क का जो सेंटर है इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। तो आप देख सकते हैं कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स OAB एंड OCD, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एंगल ये थीटा कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो जो तीसरा वाला एंगल होगा दोनों में वो इक्वल हो जाएगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे कि इसमें जो रेडियस स्मॉल r है और बड़े वाले में रेडियस कैपिटल R है, इनका रेशियो निकालेंगे, वो इक्वल होना चाहिए। इसका हाइट है y और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट है h। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा y और r के केस में, y और r के बीच में एक रिलेशन आएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो r है r को लिख सकते हैं y इंटू कैपिटल R बाई h। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिस्क है इस डिस्क का मास फाइंड करेंगे। चूँकि ये सॉलिड कोन है तो इसके लिए वॉल्यूम डेंसिटी डिफाइंड होगा इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो रो इंटू इस डिस्क का वॉल्यूम लिखेंगे पाई r स्क्वायर, इसका एरिया इंटू थिकनेस dy, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हमें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, dm इंटू वाई का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। तो dm की वैल्यू रखेंगे रो पाई r स्क्वायर इंटू dy इंटू वाई डिवाइडेड बाई रो पाई r स्क्वायर इंटू dy। y का जो वैल्यू है 0 से h तक रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा डिस्क जो है हमें 0 से लेकर के h हाइट तक लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो आगे आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि r स्क्वायर y है, r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो यह आएगा y स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर इंटू dy इंटू वाई, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में भी r स्क्वायर है तो रखेंगे y स्क्वायर r स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू dy। अब इसमें लिमिट रखेंगे 0 टू h, तो 0 से h तक इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो YCM जो होगा
वो आएगा इंटीग्रेशन से, इधर इंटीग्रेशन वाला जो टर्म है ये आएगा वाई क्यूब डी वाई 0 to h, और नीचे वाला टर्म होगा वाई स्क्वायर डी वाई 0 to h। तो वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होता है वाई पावर 4/4 और लिमिट रखने पर h पावर 4/4। इसका वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट रखने पर आएगा एच क्यू बाई 3। तो फाइनली हो गया 3h/4। तो ये कहा जा सकता है कि जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स से y हाइट लिया था हमने, तो वर्टेक्स से 3h/4 जो है ऊपर होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे कोन बना करके देखें, अगर इन्वर्टेड कोन बनाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, वो सेंटर ऑफ मास नीचे से h/4 या ऊपर से 3h/4 पर होना चाहिए। टोटल हाइट इसका h है। ठीक, तो इस तरह से हमने कोन का भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से कुछ मास को रिमूव कर दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर होल होता है, तब जो रिमेनिंग पार्ट है ऑब्जेक्ट का, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करना होता है ना। तो वैसा ही हम लोग एक एग्जांपल करेंगे और देखेंगे कि उस टाइप का एग्जांपल्स को कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो ये कहेंगे व्हेन सम mass is removed from an object, then center of mass of remaining part can be found by treating the removed mass as negative mass, है ना। तो जब हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होगा जिसके अंदर होल है ना, कुछ मास वहाँ से हटा दिया गया है, तो जो मास हटा दिया गया है उसको निगेटिव मास माना जा सकता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे देखेंगे हमने एक फिगर बनाया है जिसमें एक डिस्क दिखाया गया है ना। तो इस डिस्क में ऐसा माना जा सकता है कि ये कंप्लीट डिस्क है और उसके अंदर एक होल है। तो हम लोग पहले ऐसा करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इसको लिखेंगे MC इंटू RC माइनस MH इंटू RH डिवाइडेड बाई MC माइनस MH। जो फॉर्मूला हमने सीखा था M1R1 प्लस M2R2, वही वाला फॉर्मूला है। M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2, बस फ़र्क ये है वहाँ पर प्लस प्लस होता था, यहाँ पर माइनस भी आ गया, क्योंकि जो होल है उसको हम लोग, जो होल है या जो रिमूव्ड मास है उसको हम लोग निगेटिव मास मानते हैं। तो यहाँ पर होल का मास है, आगे निगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो MC है वो है मास ऑफ कंप्लीट डिस्क और ऑब्जेक्ट, और RC है
position of center of mass of complete disk, उसके बाद दिया गया है mh, ये है एक्चुअली में रिमूव्ड मास। ठीक है, समझने के लिए इसको कहा जा सकता है मास ऑफ होल, इसीलिए mh लिखा गया है ना। होल का कोई मास नहीं होता, लेकिन जितना मास वहाँ से रिमूव कर दिया गया है उसी को हम लोग mh कह रहे हैं। और rh होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला बताता है RCM कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो इसको समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए साथ में एक एग्जांपल करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है और इसमें हमें पहले एक एक्सिस सेलेक्ट करना होगा। तो ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और साथ में ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें से ये जो है, ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसका सेंटर है और इसमें एक होल बनाया गया है। ऐसा होल बनाया गया है जिसका रेडियस है r/2 और जो कंप्लीट डिस्क है इसका रेडियस है r, है ना। क्वेश्चन में a disk of radius r has a hole of radius r/2 as shown in figure। तो देखेंगे कि इस होल का एक एंड जो है यहाँ पर सरकमफेरेंस पर टच कर रहा है और एक एंड सेंटर पर टच कर रहा है। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका हम लोग सिग्मा का वैल्यू यूज करेंगे। सिग्मा क्या होता है? सरफेस डेंसिटी होता है। तो पहले निकालेंगे मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू πr²। फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। तो कंप्लीट डिस्क जो होगा मतलब विदाउट होल, तो उसका सेंटर मास इस ओरिजिन पर होगा, तो RC बोलेंगे 0 है। MH मास ऑफ होल यानी कि रिमूव्ड मास, तो इसको सिग्मा इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। ये जो होल है इसका एरिया से सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल का मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू πr²/4। उसके बाद होल का जो पोजीशन है, होल का पोजीशन आप देखेंगे कि ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस पर पड़ेगा और वो भी x एक्सिस पर पड़ेगा। तो RH को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से r/2, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में। अब जो है, जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कहेंगे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ remaining part will be equal to RCM is equal to MCRC minus MHRH
डिवाइडेड बाई MC माइनस MH। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इनकी वैल्यू रखेंगे इंटू 0, MH का वैल्यू रखेंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू R बाई 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो जो RCM है वो आप देखेंगे कि यहाँ से आ जाएगा माइनस R बाई 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन इस ओरिजिन से R बाई 6 पीछे होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव में आया है ना। तो यहाँ से R बाई 6 डिस्टेंस पीछे आएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना। हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला डराइव किया था, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे कि ये जो डिस्क है इसको भी हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम मानेंगे। ऐसा करेंगे कि ये जो होल है, होल को एक पार्टिकल मान लेंगे। तो होल को एक पार्टिकल मानेंगे तो उस पार्टिकल को कहाँ पर रखेंगे, इस होल के सेंटर ऑफ मास पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MH। ठीक है, इस होल को हमने एक पार्टिकल मान लिया, तो उस पार्टिकल को कहाँ रखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर, यानी कि ओरिजिन से R बाई 2 डिस्टेंस पर। ठीक, और जो दूसरा पार्टिकल है वो रिमेनिंग पार्ट को मानेंगे। ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम लोग एक दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कहाँ है ये हमें नहीं पता, वही हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पर, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक, अब ये होल और ये रिमेनिंग पार्ट दोनों को मिलाकर के कंप्लीट डिस्क बनता है। तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस ओरिजिन पर। यानी ये जो सिस्टम है टू पार्टिकल का, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन पर होगा। ठीक है, अगर इस ओरिजिन पर होगा तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखेंगे दो पार्टिकल अपने पास, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा है, और इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन पर है। क्योंकि कंप्लीट डिस्क जो बनेगा इन दोनों को मिला करके उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले रिमेनिंग पार्ट का मास निकालेंगे, फिर होल का मास निकालेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट का मास निकालना हो तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस होल का एरिया माइनस कर देंगे, इसमें से कंप्लीट डिस्क का एरिया में से होल का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा, और सिग्मा से मल्टीप्लाई करने से उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई 4, और जो होल है उसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू होल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये वैल्यूज जो है हम लोग इस फॉर्मूले में अगर रखें तो एम आर इंटू एक्स एम एच इंटू आर बाई 2, तो इनके वैल्यू अगर यहाँ से रखे जाएं तो रिमेनिंग पार्ट का जो मास आया है वो इतना आया है, सिग्मा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स।
होल का जो मास है यानी कि रिमूव्ड मास है इतना सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आर बाई 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं, यह आएगा आर बाई 6। चूँकि हमने x का पोजीशन पहले ही ले रखा है कि इसी लाइन पर कहीं होगा और यहाँ से x डिस्टेंस पर होगा, तो x का जस्ट जो है वैल्यू यानी कि r बाई 6 आ गया। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि उस क्वेश्चन में जो होल था वो सर्कुलर शेप का था और यहाँ पर जो होल है वो स्क्वायर शेप का है। तो कह सकते हैं डिस्क हैविंग a hole of square shape। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तो उसके हिसाब से इसका एक डायगोनल जो है वो r के इक्वल होगा। r इस डिस्क का रेडियस है, तो इसका एक साइड आएगा r बाई रूट 2। ये निकाल सकते हैं, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। तो ये भी r बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो पीछे यूज़ किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू mc/rc माइनस mh/rh डिवाइडेड बाई mc माइनस mh। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्क का मास निकालेंगे तो सिग्मा इंटू उसका एरिया। कंप्लीट डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑरिजिन पर है, यहाँ पर है, इसलिए उसका आरसी हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग निकालेंगे होल का मास। तो होल का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू इस स्क्वायर होल का एरिया। तो चूँकि स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर करने से एरिया निकल जाएगा और होल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन होगा प्लस r बाई 2। एक्स एक्सिस पर ही इसका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा जो ऑरिजिन से r बाई 2 पर पड़ेगा। तो अब ये वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू 0 माइनस सिग्मा इंटू r बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू r बाई 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू r बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 4 पाई माइनस 2। ठीक है, और ये भी आएगा निगेटिव में। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया इतना माइनस r बाई 4 पाई माइनस 2। यानी कि अगर फिगर में देखें तो जो सेंटर ऑफ मास होगा रिमेनिंग पार्ट का वो कहीं यहाँ पर होगा और ये जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई 4 पाई माइनस 2। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में एक प्लेट दिखाया गया है। ऐसा प्लेट है जो कि 3 कर्व के बीच में इंक्लोज्ड है ना। ये पैराबोलिक कर्व है और इसका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू kx²। ये नीचे वाला जो है ये भी पैराबोलिक है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस kx²। और ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 2। तो इन तीनों लाइंस के बीच में जो प्लेट है
इस प्लेट का हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। ठीक है, तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट विच इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कि सरफेस डेंसिटी यूनिफॉर्म मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं हर जगह। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है ये 0 होगा। हमें इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होगा इसलिए क्योंकि सिमेट्री है x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो x एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, तो उस छोटे से एलिमेंट का, उस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, सिग्मा इनटू उस स्ट्रिप का एरिया। ठीक है, सिग्मा। तो ये जो स्ट्रिप है इसका हाइट कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो वाई हाइट हो जाएगा ये, है ना, और ये एक्स डिस्टेंस है। तो जब यहाँ पर हमने चूंकि एक्स डिस्टेंस पर लिया हुआ है तो ये हाइट हो जाएगा वाई, और वाई का वैल्यू है के एक्स स्क्वायर। उसी तरह से नीचे भी देखेंगे ये के एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होगा। तो टोटल हाइट हो गया 2y, टोटल हाइट हो गया 2y, और इस स्ट्रिप का थिकनेस है dx। तो इस तरह से एरिया निकाल लिया हमने रेक्टेंगुलर प्लेट मान करके उसको। तो 2y का वैल्यू रख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, के एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू इंटू dx। तो अगर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमें बेसिक फॉर्मूला यूज करना चाहिए, dm इंटू एक्स का इंटीग्रेशन बाई dm का इंटीग्रेशन। x का वैल्यू 0 से 2 तक वेरी कराएंगे क्योंकि ऐसा स्ट्रिप हमें ऑरिजिन से लेकर के x इक्वल टू 2 तक लेना पड़ेगा। तो dm का जो वैल्यू है यहाँ से रखते हैं सिग्मा 2 के एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 एक्स स्क्वायर dx, 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जबकि सिग्मा 2 के है। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा इसके इंटीग्रेशन से, है ना, ऊपर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, नीचे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट रखेंगे 0 से 2। तो ये आएगा x पावर 4/4 और नीचे वाला आएगा x क्यूब बाई 3। ठीक है, लिमिट रखेंगे 0 से 2, 0 से 2। तो ये हो जाएगा 16/4 ऊपर वाला टर्म, और नीचे आएगा 20, ये आ जाएगा 8/3। तो इसको फाइनली हम कह सकते हैं 16/4 इंटू 3/8।